हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला। ये आप लोग के पेपर में 5 नंबर में आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, या तो ये पूछेगा लेंस मेकर सूत्र किसे कहते हैं, स्थापित करें, या फिर पूछेगा सिद्ध करें कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, समझेंगे। पिछली वीडियो में कमेंट आया था लेंस मेकर फार्मूला बता देने को, तो ये क्वेश्चन ये आप लोग को उसी लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छे से सीखेंगे इसको। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप लोग को बच्चों दिख रहा होगा, मैंने सबसे पहले क्या ले लिया है, एक उत्तल लेंस ले लिया है। ठीक है, और बीच में ये अपना, ये बीच में ये जो होता है, ये आप लोग को जो लाइन दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमने एक उत्तल लेंस को ले लिया। अब क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग एक, यहाँ पे ऐसे समझो कि आप लोग को पता है कि ये वाला जो आप लोग को सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो वक्र पृष्ठ आप लोग को इधर वाला दिख रहा है, तो इसको जब मैं ऐसे घुमाऊंगा और एक सर्किल का निर्माण करूंगा, तो कहीं ना कहीं इस वाले पृष्ठ के लिए जो केंद्र होगा वो तो इस तरफ होगा, है ना। इस वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं पे केंद्र होगा, है ना। और ये वाला जो पृष्ठ, ये वाला जो दूसरा पृष्ठ आप लोग को दिख रहा है, इसको अगर मैं इस तरीके से ऐसे घुमाऊं, तो ये इसको घुमाने पे इस वाले पृष्ठ के लिए केंद्र कहाँ होगा, इस तरफ होगा, है ना। ये वाला गोले का निर्माण करेगा इस तरफ, तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अगर मान लो ये पहला सरफेस है, तो इसके लिए पृष्ठ हमारा कहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए केंद्र हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। इसका नाम हम लोग देते हैं, इसका नाम मान लेते हो गया C1, सेंटर 1। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पे इस वाले, ये वाला जो आप लोग को सरफेस दिख रहा है, इसको मैं अगर इस तरीके से घुमाऊंगा तो एक गोला बनेगा। और इस वाले कर्व सरफेस के लिए हमारा केंद्र जो होगा वो इस तरफ होगा कहीं ना कहीं। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये मान लेते हैं सेंटर 2 हो गया, C2 हो गया। ठीक है, तो उत्तल लेंस के दोनों तरफ हमारे क्या हो गए, वक्रता केंद्र हो गए। केंद्र हमने बना दिया दोनों पृष्ठ के लिए। अब क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस की किसी एक जगह पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है, मान लेते हैं बिंदु ए पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, बिंदु ए पे रखा हुआ है। तो ए पर हमारा कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से एक, अच्छा एक चीज़ में एक चीज़ और बता दूं, ये वाला जो बीच वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको आप लोग को पता होगा, इसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए पहला पृष्ठ हमारा ये है, तो इसको ये हो गया P1 पोल। और दूसरा पृष्ठ हमारा ये वाला है, तो ये हमारा क्या हो गया, P2 पोल हो गया। ये क्या हो गया, P2 पोल हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लो, यहाँ पे हमने ए पॉइंट पर अगर हमने एक ऑब्जेक्ट माना, तो यहाँ से मान लेते हैं कोई एक इस वस्तु से निकलने वाली रेखा जा रही है इस तरीके से, ध्यान देंगे इस तरीके से। मान लेते हैं यहाँ से एक वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरण गई, इस तरीके से लाइट जा रही है। अब मान लेते हैं बाहर कुछ ना कुछ माध्यम होगा, तो मान लेते हैं बाहर जो माध्यम है उसका अपवर्तन मान लिया म्यू1 है। अंदर में आप लोग को पता है लेंस तो कांच का बना होता है, माध्यम हमने ले लिया मान लेते हैं म्यू2। फिर बाहर में माध्यम म्यू3 हमने ले लिया। तो यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरण आप लोग को पता है कि बाहर में होगा, तो क्या हम लोग हवा मान सकते हैं, एयर होगा। और आप लोग को पता है कि ये जो लेंस जो होता है वो कांच का बना होता है, यानी कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो हवा से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। और बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपतित, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण जा रही है, इस वाले बिंदु पे टकरा रही है। अब जब इस बिंदु पे टकरा रही है तो यहाँ पे अभिलंब बनाना होगा, है ना। ये आपतित किरण हुई तो बीच में क्या होगा, अभिलंब होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये अभिलंब हम लोग कहाँ से लेंगे, तो ये अभिलंब हम लोग लेंगे कहाँ से, हम लोग लेंगे सेंटर 1 से। क्योंकि इस वाले पृष्ठ के लिए तो सेंटर हमारा क्या है, इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए तो सेंटर तो हमारा यहाँ पे C1 है। तो इस C1 बिंदु से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लंब डालेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है ना। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अभिलंब बना लेंगे बच्चों, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है,
तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसको हम लोग लेते हैं N1। N का मतलब बच्चों होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो अभिलंब हमने दे दिया, पहले पृष्ठ के लिए अभिलंब हमने क्या दे दिया, N1 दे दिया, अभिलंब फर्स्ट हो गया। अब हमने अभी तुरंत बोला कि ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो प्रकाश की किरण है, ये कहाँ, ये विरल से जा रही है सघन में, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यानी कि ये वाली जो यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, ये सीधी ना जा करके, ये सीधा ना निकल करके थोड़ा सा क्या होगा, नीचे की ओर झुक जाएगा। तो मान लेते हैं ये थोड़ा सा नीचे की ओर टर्न हो गया। इसको जाना चाहिए था इस तरीके से सीधा आगे, लेकिन यह सीधे ना जाकर के थोड़ा सा क्या हो गया, ये टर्न हो गया। थोड़ा सा ये क्या हो गया, मान लेते हैं टर्न हो गया। अब यानी कि पहले पृष्ठ, अगर पहले पृष्ठ को अगर कंसीडर किया जाए तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है, ये हुई आपतित किरण, और ये अंदर में जो है ये हुई अपवर्तित किरण, और बीच में ये जो N1 दिख रहा है, वो जो C1 से होकर गुजर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये वाली जो लाइन है अपवर्तित किरण, ये आगे तो कहीं पे मिलेगी नहीं। तो यानी कि इसके लिए हमारा इस जहाँ पे बिंदु ए पर जो हमारा वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब तो हमें मिलेगा नहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, और आभासी प्रतिबिंब जो देखेंगे तो हमें दिखेगा क्या कि आभासी प्रतिबिंब इसको पीछे की ओर खींचने पे मिलेगा। तो जब हम लोग इसको पीछे की ओर खींचेंगे तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहाँ पे आके मिल रहा है ना। तो ये पीछे की ओर जब हमने खींचा तो हम लोग देख रहे हैं ऐसे, यानी कि इसको जब हम लोग पीछे की ओर खींचेंगे तो यानी कि ये पीछे, ये जो अपवर्तित किरण है अंदर में, इसको जब हमने पीछे की ओर खींचा तो ये मान लेते हैं इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि ये हमारा आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको बोल देंगे I1। यानी कि बिंदु, फिर से रिपीट कर, बिंदु ए से प्रकाश की किरण गई, आपतित किरण इस बिंदु से टकराई वक्र सतह पर, इसको बोल देते हैं, मान लेते हैं P, इसको बोल दिया, P से टकराई, और P से टकराने के बाद क्या हुआ कि ये जो लाइन है वो क्या हो गई, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गए। तो ये जब अभिलंब की ओर झुक गई तो ये इस पर तो कट करेगी नहीं, तो इसका हमने आभासी प्रतिबिंब खींचा, जो कि कहाँ पे है, I1 पे। अब बच्चों दूसरे सतह को, अगर पहले सतह का काम हो गया खत्म, अब अगर दूसरे सरफेस की बात की जाए, इस वाले सरफेस की अगर बात की जाए, तो इस वाले सरफेस के लिए तो केंद्र हमारा क्या है, C2 है। केंद्र इस वाले सतह के लिए केंद्र हमारा क्या है, C2 है। और ये वाली जो लाइन आप लोग को दिख रही है, अगर मान लो ऐसा सोचो कि अगर ये वाला सतह नहीं होता, तो ये जो प्रकाश की किरण जो कि I1 से आ रही है, यही क्या होता है, वस्तु का काम करता है, किसके लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। यानी कि I1 से जो प्रकाश की किरण, जो I1 क्या है, पहले का प्रतिबिंब है, लेकिन अगर मान लो पहला सतह अगर नहीं होता तो ये I1 से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती, I1 पे ऑब्जेक्ट होता, तब नहीं ये दूसरे सतह पे टकराती। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगी। तो यानी कि दूसरा पृष्ठ ये रहा, और वस्तु का काम कौन कर रही है, I1। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण गई, और मान लेते यहाँ पे इस बिंदु से टकराई। अब जब ये इस बिंदु से टकराई तो फिर से हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा, अभिलंब बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभिलंब बनाएंगे, लेकिन इस बार जो अभिलंब बनाएंगे वो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सतह का जो केंद्र है उसके द्वारा बनाएंगे। तो हमें दिख रहा है इस वाले सतह के द्वारा जो केंद्र है वो कौन सा है, C2 है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, C2 के द्वारा यहाँ पे क्या करेंगे, अभिलंब बनाएंगे इस तरीके से। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, N2 बोल दिया। अब ये दूसरे सतह के लिए क्या हो गया, पृष्ठ, दूसरे सतह के लिए लंब का काम हो गया, दूसरे सतह का ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब दूसरे सतह के लिए ये वाली जो लाइन जा रही है, जो पहले सतह का प्रतिबिंब है, ये वाली लाइन क्या है, वस्तु का काम कर रही है, यहाँ से टकराई, और ये हमने बीच में ये अभिलंब डाल दिया। अब हमें पता है कि अंदर में ये सघन में है, ये वाली जो प्रकाश ये क्या, ये तो सघन में है। अब ये इस सतह से टकरा के सतह से बाहर निकलेगी, और जब ये बाहर निकलेगी तो फिर से ये क्या आ जाएगा, विरल माध्यम में। यानी कि इस बार जो ये अंदर में जो प्रकाश की किरण है, ये क्या होगा, विरल माध्यम में आना है। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यानी कि इसको जाना चाहिए था इस तरीके से सीधा, लेकिन अभिलंब ये दूर भागेगी, और ये मान लेते ये आई इस तरीके से दूर जाके यहाँ पे कट कर दी। यानी कि यहाँ पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब I का निर्माण हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब I का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। इस बिंदु को मान लेते, बोल देते हैं Q। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस के पहले पृष्ठ के द्वारा केंद्र, वक्रता केंद्र C1, दूसरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र C2। पहले यहाँ पे हमने बोला इस
ये जो हमारा जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ए बिंदु पर मान लेते हैं कोई वस्तु स्थित है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकलती है और जाती है कहाँ से, वक्र, ये जो उत्तल लेंस का पहला पृष्ठ है वहाँ पे टकराती है, बिंदु पी पर टकराती है, और बिंदु पी से टकराने के बाद ये क्या होता है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब हमने क्या C1 से लिया है N1, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये जो यानी कि ये आपतित किरण हुई, और पहले पृष्ठ के लिए ये बीच में जो लाइन है ये हो गया अपवर्तित किरण, लेकिन ये वाला लाइन जो है वो दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, आपतित किरण का काम करेगा, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब हमें आई पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन बच्चों स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें कि इसके लिए एक फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो कि आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, वक्र पृष्ठ पर अपवर्तन का समीकरण। अब वक्र पृष्ठ पर अपवर्तन का समीकरण क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अपवर्तन का समीकरण होता है, अपवर्तन का समीकरण होता है μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा u, μ2 माइनस μ1 बट्टे r। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपवर्तन का समीकरण अप्लाई करूँगा बारी बारी से दोनों सतह के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चलिए देखेंगे, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का समीकरण, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का समीकरण, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रथम पृष्ठ के लिए μ2 बट्टा, पहले μ2 बट्टा क्या होता है, भी होता है, तो μ2 बट्टा भी होता है, तो हम लोग देखें भी यानी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी। तो पहला जो सतह है, पहला सतह का जो प्रतिबिंब है वो होता है हमें I1 पे मिला है ना, आभासी प्रतिबिंब, तो यानी कि प्रतिबिंब दूरी P1 से क्या हो जाएगा, I1, तो हम लोग लिखेंगे P1 इंटू I1, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है माइनस, अब दूसरे ये माध्यम, ये μ1 हो गया, अभी पहले सतह की बात करें μ1, उसके बाद μ1 बट्टे में u होता है, u क्या होता है, u होती है हमारी वस्तु दूरी। तो पहले सतह के लिए वस्तु कहाँ पर, a पर है, तो हम लोग लिखेंगे P1 a बराबर क्या होता है बच्चों, μ2 माइनस μ1, अब बट्टे में क्या होता है, तो बट्टे में होता है r क्या होती है, r होती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आप लोग को पता होगा बच्चों, वक्रता त्रिज्या होता है हमारा कि पहला सतह, मतलब पहला जो वक्र पृष्ठ है, ये पृष्ठ और केंद्र, वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है वो हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो पहले सतह का केंद्र तो C1 है, तो P1 से C1 हमारा क्या हो जाएगा, P1 से C1, ये हमारा क्या हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू हो जाएगी। अब ज़रा देखेंगे आगे की अगर बात करें, तो देख सकते हो आप लोग कि अब बात करते हैं दूसरे पृष्ठ की। तो अगर बोलें दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का समीकरण, तो दूसरा पृष्ठ, अब पहले पृष्ठ को भूल जाए बच्चों, अब दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। तो दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरा अपवर्तनांक कौन सा है, μ3 बट्टा भी। अब आप लोग देखो बच्चों कि दूसरे पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बना, I पे, तो ये क्या हो जाएगा P2I, ये क्या हो जाएगा P2I माइनस μ2, अब उसके बाद क्या होता है, u होता है वस्तु दूरी। तब पहले दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन करता है, तो जो पहले पृष्ठ पर जहाँ पे प्रतिबिंब बना है वही ना वस्तु का काम करता है। तो यानी कि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, P2 से लेके I1, ये क्या हो जाएगा, P2 से लेके I1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, μ3 माइनस μ2, अब बट्टे में क्या, तो बट्टे में R2 क्या हो जाएगा, तो P2 से C2, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र P2 से C2, ये हमारा क्या हो गया, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो गया, अपवर्तन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कुछ एजम्पशन हमें लेना होगा। ठीक है, एजम्पशन क्या, तो एजम्पशन हम लोग थोड़ा सा ये लेंगे, हम लोग मानेंगे यहाँ पे ऐसा कि हम लोग यहाँ पे मान के ये चलेंगे कि मान लेते हैं क्या कि ये जो हमने लेंस जो बनाया है, ये लेंस मान लेते हैं, ये वाला जो लेंस आप लोग को दिख रहा है, ये लेंस हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि लेंस यदि बहुत पतला हो, है ना, यहाँ पे बोलेंगे लेट लेंस इज वेरी थिन, यदि लेंस क्या बहुत ही पतला, तो जो लेंस बच्चों जब पतला होगा, जब लेंस बहुत पतला होगा, जब इसको जब हम लोग बहुत पतला करेंगे, तो पतला होने के बाद क्या होगा कि ये जो P1 है वो कहीं ना कहीं O पे दिखेगा, और P2 जब वो भी कहाँ पे आ जाएगा, O के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, काफ़ी सन्निकट आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे P1 लिखा है वहाँ पे हम लोग O लिख सकते हैं, जहाँ पे P2 लिखा है वहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं ऊपर में ना, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। चलिए तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से, समीकरण किस में, फर्स्ट में।
तो जब ये समीकरण फर्स्ट में लेंगे तो हमने क्या बोला कि लेंस यदि मान लेते हैं क्या बहुत पतला है, तो जब ये लेंस पतला होता है P1 O पे नजर आएगा, P2 भी O पर नजर आएगा। तो देखते हैं पहला, तो ये रहा समीकरण, तो हम लोग लिखेंगे μ2 अब बट्टा में क्या है P1 I1, तो P1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे O, ये क्या हो गया I1, ठीक है बच्चों, माइनस अब यहाँ पे फिर क्या होगा μ1 अब P1 की जगह पे फिर से क्या O A, ठीक है। ऐसा कब हो रहा है, जब लेंस को हमने बहुत पतला मान के चल रहे हैं वो ऐसा। उसका क्या है, तो μ2 माइनस μ1 अब बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों P1 C1, तो P1 के जगह पे फिर से क्या लिखेंगे O और ये क्या हो जाएगा C1। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आगे की बात करें, आप फिर से क्या लेते हैं समीकरण सेकेंड में, अब ले लेते हैं समीकरण सेकेंड में भी ये लॉजिक लगाते हैं। क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड, तो μ3 बट्टे में क्या है बच्चों P2I, तो P2 की जगह पे क्या लिखेंगे OI माइनस μ2 ये क्या है P2I1, तो P2 की जगह पे फिर क्या OI1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों μ3 माइनस μ2 अब बट्टे में क्या P2C2, तो P2 की जगह पे OC2, ठीक बच्चों OC2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हमने कुछ नहीं किया, अपवर्तन का सूत्र लगाया और हम लोग मान के चले कि लेंस हमारा क्या है बहुत ही पतला है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन थर्ड और फोर आया है इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है देखते हैं। अगर करें समीकरण थर्ड अब प्लस क्या कर देते हैं 4, समीकरण थर्ड और फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से हमें क्या मिलेगा जरा समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। जोड़ देने के बाद क्या मिलेगा, तो जोड़ने से हमें क्या मिलेगा LHS में RHS में, तो जोड़ते हैं इक्वेशन थर्ड क्या है μ2 क्या है बट्टे में OI1 माइनस μ1 अब बट्टे में क्या OA, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये हमने LHS लिख लिया थर्ड का, अब फोर्थ का LHS लिखो क्या है प्लस μ3 बट्टे में क्या है बच्चों OI माइनस μ2 अब बट्टे में क्या है OI फर्स्ट, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि ये हमने लिख दिया, अब यहाँ पे LHS को तो हमने जोड़ दिया, अब हम लोग जोड़ेंगे किसको RHS को, तो RHS हमारा क्या है, तो RHS यहाँ पे दिख रहा है μ2 माइनस μ1 अब बट्टे में क्या है OC1, अब प्लस में क्या करेंगे बच्चों प्लस μ3 μ2 OC2, ठीक है। ये हमने क्या किया दोनों समीकरण के आप लोग देख पा रहे होंगे, दोनों पहले हमने LHS को जोड़ दिया फिर RHS को जोड़ दिया। अब LHS को यदि देखो तो कुछ टर्म कट रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म क्या है प्लस में है ना, ये वाला टर्म प्लस में है सेम, और यहाँ पे ये वाला टर्म देखो माइनस में है, तो यानी कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे काट देंगे, तो इस प्लस वाले को मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा μ3 बट्टा OI आई एम माइनस μ1 अब बट्टे में क्या OA बराबर में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे μ2 माइनस μ1 बट्टा OC1 प्लस μ3 माइनस μ2 अब बट्टे में क्या हो जाएगा OC2। तो ये हमारा एक समीकरण आ गया इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चे, तो हमने क्या किया प्लस को माइनस के साथ काट दिया और बाकी सारी चीज़ों को सेम उतार दिया। अब यहाँ पे क्या कि यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ साइन सिंबल लगाता हूँ, सबका जो जो चिन्ह है, जैसे वस्तु दूरी है उसको U लिख दूंगा, जो प्रतिबिंब दूरी है उसको V लिख दूंगा, जो वक्रता तेज उसको R लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सबसे पहले क्या μ3 है ना, μ3 है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए अभी चीज़ें सेम लिखना μ3। अब नीचे में क्या OI, तो OI को देखोगे तो O यहाँ पे हमारा ये रहा O से लेके I पे तो हमारा प्रतिबिंब बना था बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे प्रतिबिंब दूरी लेंगे V लेंगे, यानी कि μ3 और नीचे में क्या हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक है। μ3 बट्टे में क्या हो जाएगा V माइनस अब लेंगे μ1 और OA, आप लोग को पता है बच्चों कि O से लेके A तक, A पर तो हमने वस्तु शुरू में माना था, तो यानी कि हमारा वस्तु दूरी क्या हो गया U हो गया, ये हमारा वस्तु दूरी क्या हो जाएगा U हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे फिर से देखो ये क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अब बट्टे में OC1 O से लेके वक्रता केंद्र C1, O से लेके वक्रता केंद्र C1, तो O से लेके C1 क्या क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, जो कि पहले पृष्ठ के लिए तो R1 लिख दिया हमने।
अब उसके बाद क्या है प्लस μ3 माइनस μ2। अब OC2 देखो, अब O से लेके C2, O से लेके C2 दूसरे पृष्ठ का क्या है वक्रता त्रिज्या, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे R2 लिख देंगे, दूसरे पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या। अब बच्चों इस फिगर में आप लोग यदि देखोगे तो आप लोग को दिखेगा क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बाहरी माध्यम क्या है μ1 है अपवर्तन, इधर भी बाहरी माध्यम क्या है μ3 है, तो दोनों तो बाहरी माध्यम है ना, सिर्फ बीच में μ2 बदल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि दोनों तरफ का माध्यम यदि हवा हो तो दोनों तरफ तो बराबर होगा। मान लो इधर भी हवा होगा तो इधर भी हवा होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि μ1 बराबर किसके μ3 के, ऐसा हम लोग मान सकते हैं ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चलिए तो देखते हैं लगा के, यहाँ पे देखिए अगर बोले यहाँ पे इसका नीचे में लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देख लेना इस वाले पेज पर आप लोग को दिख पा रहा होगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके बाद नीचे में लिख रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ ऐसा कि इफ आउटसाइड मीडियम इज एयर, तो यदि आउटसाइड मीडियम एयर है तो यहाँ पे μ1 और μ3 आउटसाइड है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं μ1 बराबर किसके हो जाएगा μ3 के हो जाएगा, μ1 बराबर किसके हो जाएगा बच्चों μ3 के हो जाएगा, दोनों तरफ का माध्यम बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि μ1 बराबर अगर μ3 है तो जहाँ जहाँ पर μ3 है वहाँ पर हम μ1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर में यहाँ पे μ3 है तो हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे, इस μ3 के जगह पर हम लिख सकते हैं μ1 और बट्टे में क्या भी माइनस, और ये तो ऑलरेडी μ1 है इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको μ1 और बट्टा में क्या u बराबर, फिर से देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑलरेडी पहले से हमारा क्या है μ2 माइनस μ1 अब बट्टे में क्या है R1, इस μ3 की जगह पे फिर से क्या लिखेंगे μ1 माइनस μ2 अब बट्टे में क्या हो जाएगा R2। अब यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ कि μ1 को कॉमन लूँ, अगर मैं μ1 को यहाँ पे कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर में 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पे बच्चों मैं μ2 माइनस μ1 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, μ2 माइनस μ1 यदि मैं कॉमन लूँ तो अंदर में यहाँ पे बचेगा 1/r1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे बच्चों उल्टा है, हमने कॉमन लिया है μ2 माइनस μ1 को, यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है, तो यानी कि ये उल्टा होगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस अंदर में हो जाएगा r2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज़रा ध्यान देंगे अच्छे से, ज़रा समझेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस μ1 को क्या करता हूँ उसके नीचे भेजता हूँ, μ1 ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा बराबर को शर्त भाग में जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर, ये हो जाएगा दोनों तरफ कर देता हूँ μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब तो ये तो बच्चों आप लोग को पता लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और ये यहाँ पे आप लोग बच्चों देख पा रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा μ2 माइनस μ1 को बच्चों क्या लिखते हैं μ1/2 माइनस 1, ये कटा तो 1 ही होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और यही तो हमारा क्या है लेंस मेकर फार्मूला का सूत्र है, ठीक है। ये बच्चों याद रखना μa/b जो होता है ना इस तरह के μa/b उसको हम लोग लिखते हैं μb/μa, जो बाद वाला होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया लेंस मेकर फार्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करें आप लोग को समझ में आया होगा सारी चीज़ें, आप लोग देख सकते हो, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, यहाँ से इस तरीके सॉल्व होके आया इक्वेशन, ये रहा फर्स्ट पेज, और ये इस तरीके से चलता हुआ कहाँ आ गया नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। एकदम सरल भाषा में मैंने समझा दिया अच्छे से, अगर जिन बच्चों को समझने में दिक्कत होगी वो थोड़ा रिपीट करके वीडियो देखेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी यदि दिक्कत रह जाती है तो फिर से कुछ कमेंट करें या मुझे मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया लेंस मेकर फार्मूला आ गया। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।